हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। एनसीईआरटी का क्लास 6 हिस्ट्री और उसमें चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, रसीदा का एक सवाल है। वह बैठे अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए, वह अखबार पढ़ रही थी, अखबार में एक सुर्खी आता है जिसमें वो लिखा हुआ था 100 साल पहले। और उसके मन में यहाँ से एक विचार आता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं कि कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या होता था, क्या चीज़ें होती थी। लोग अखबार हम लोग अखबार पढ़ के तुरंत की जानकारी ले सकते हैं, कल क्या हुआ था इसके बारे में रेडियो से जानकारी ले सकते हैं, टीवी से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यही जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था हम और भी स्रोत से बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत साल पहले कैसे क्या हुआ था इसके बारे में जानने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए हम अतीत में जाते हैं, अतीत की किताबों को ढूंढते हैं और वहाँ से हम सारी चीज़ों को पता लगाते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, 100 साल पहले, 200 साल पहले चीज़ें क्या हुई थी, क्या घटित हुई थी। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो चलिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जा सकता है, जैसे लोगों के पहनावे, कपड़े पहनने का ढंग, उनका शिकार करने का ढंग, उनके भोजन इकट्ठा करने का ढंग, जितने भी पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और या जो भी वैज्ञानिक थे, उनके बारे में भी हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम उसके अलावा उस समय के बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन-सा नाटक रंगमंच पे किया जाता था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी जुटा सकते हैं और यहाँ तक कि उनके गीत, जो लोकगीत हैं, वो भी प्रचलन में होते हैं और उनको भी बारे में ज़िक्र इतिहास की किताबों में होता है, तो वहाँ से हम सारी चीज़ें पता लगा पाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो देखिए पहले ही दे रहा है कि मानचित्र 1 पर नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के आसपास पड़ेगा नर्मदा नदी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर लोग कई लाख वर्ष पहले से नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब कि कलेक्टर यानी कि फूड जो कलेक्ट करते हैं अच्छे से उसको संग्रह कर सके, यानी कि संग्रह करने में वो बहुत ज़्यादा कुशल थे, निपुण थे, उसको वह लोग अच्छे से कर पाते थे। और दूसरी बात कि ये जंगलों की विशाल संपदा, यानी कि जंगल में क्या चीज़ कहाँ मिलेगा और क्या चीज़ों का क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, उनके बारे में इन लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज था, जानकारी थी। और भोजन के लिए ये किस पे डिपेंड रहते थे, तो देखिए भोजन के लिए जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह होता था और इसी नर्मदा नदी के तट से ही ये लोग जड़ों का, फलों का तथा जंगल का जो भी अन्य उत्पाद होता था, जो इनके खाने में और इनके औषधियों में प्रयोग किया जा सकता था, उसको यहाँ से इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे। और उसके अलावा ये जानवरों का आखेट, आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे फिर किया कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो वर्तमान में आप देखेंगे कि जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ी है, तो ये सुलेमान पहाड़ी आपकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ेगा और एक जगह है वहीं पे खैबर पख्तूनवा, यहाँ पे ये चीज़ें पड़ेंगी और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। और किरथर पहाड़ी भी जो है, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ेगा, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। लेकिन ये इन दोनों स्थानों का ज़िक्र क्यों किया है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री-पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। बताने का मतलब ये है कि 8000 वर्ष पूर्व किरथर तथा सुलेमान की पहाड़ियों में सबसे पहले क्या उगाया गया? गेहूँ गेहूँ तथा जौ को उगाया गया। सबसे पहले गेहूँ तथा जौ को उगाया गया, फसलों को। उसके अलावा उन्होंने कौन से पशुओं को पाला? तो पशुओं में भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उसके अलावा ये लोग गाँव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के आसपास, और गारो आप जानते हैं कि ये मेघालय में। और ये जो गारो जगह है और जो मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। यहीं पे सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया है?
उत्तर पूर्व में गारो जगह है वहाँ पे, और म म मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में ये चावल उपजाया गया। और ये सब स्थान कहाँ है? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ स्थित थे? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काबुल नदी के किनारे यहाँ पे सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी, ये पाकिस्तान में पड़ेगा, मैप पे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप विंध्य पहाड़ियाँ देख सकते हैं, यहाँ पड़ेगा आपका नर्मदा नदी के ऊपर। और ये जितने भी हैं ये सब ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही विंध्य पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी पड़ती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में आप जानते होंगे कि सहायक नदियों में इसकी 5 नदियाँ हैं। एक सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, और इसी सहायक नदियों से ही सिंधु बनती है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, आपको पता होगा कि सहायक नदियाँ उन्हें कहती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी कि छोटी-छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, तो उसी को हम सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले-फूले। क्या कह रहा है कि इसी सिंधु नदी के किनारे जो आरंभिक नगर थे, यानी कि आप सिंधु सभ्यता के नगर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर देख लीजिए, वह जो आरंभिक नगर थे वहीं यहीं पे फले-फूले, और कितने साल पहले? 4700 वर्ष पहले। उसके अलावा गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, सिंधु के अलावा गंगा और इसकी सहायक नदी है। गंगा और गंगा की सहायक नदियों में सोन नदी भी आती है प्रमुखतः। समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास, और ऐसे जगहों पे नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व में आप देख सकते हैं कि किस नगर का विकास हुआ है, तो आप देख सकते हैं मगध का विकास हुआ है, और मगध भी एक तरह से गंगा नदी के किनारे ही पड़ता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध ये कहाँ पड़ेगा? मगध आपको बिहार में पड़ेगा। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आप अधिकतर देखेंगे पुराने समय में जो भी छोटे नगर या बड़े नगर बसे, वो किसी न किसी पानी के स्रोत के आसपास ही बसे, यानी कि कोई नदी होगी, कोई तालाब होगा, कोई बड़ा-सा, उसी के आसपास बड़े नगर और बड़े साम्राज्य बसा करते थे। इसी तरह से ये भी है। एशिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कि दक्षिण एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाती है, तो इसमें हम देखते हैं कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये जो अफ़गानिस्तान, ईरान है, ये सारी को सम्मिलित करके भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे है कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यात्रा क्यों की? यात्रा की भोजन की खोज में, यात्रा की रहने की खोज में, निवास की खोज में, कभी-कभी हिमालय जैसे ऊँचे पर्वतों। लेकिन ये नहीं है कि इनको यात्राएँ में कोई बाधाएँ नहीं आती थी। इनके सामने बाधाओं के रूप में पर्वत थे, पहाड़ियाँ थी, रेगिस्तान था, नदियाँ थी, समुद्र थे, और इसके कारण इनको यात्रा में बहुत सारा जोखिम भी उठाना पड़ता था। इनकी यात्राएँ भी बहुत ज़्यादा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये लोगों ने इन यात्राओं को संभव बनाया, इनके लिए असंभव नहीं रहा। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। आप देख सकते हैं कि क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ये चीज़ भी समझाया हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम क्या था कि काम की तलाश, काम ना मिलना, काम के चक्कर में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं कि जब हमारे एक राज्य में काम नहीं मिलता है, तो लोग हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं जहाँ पे काम होता है। उसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, चक्रवात आ जाना, इन सभी कारणों से भी लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ती है, तो इसके लिए भी लोग यात्रा करते हैं। कभी-कभी सेनाएँ दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, जब आप देखते हैं कि जब सेनाएँ पुराने ज़माने में थी, तो उनको साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपनी सेनाएँ भेजते थे वो, और वहाँ पे विजय जी करके और वहाँ की ज़मीन को अपना
हथ बना लेते थे। इसी तरह से सेनाएँ भी एक जगह से दूसरे जगह जाती थी। उसके अलावा व्यापारी अपने सामान बेचने के लिए अपने काफ़िलों में जहाज़ों से जाते थे, मूल्यवान वस्तुएँ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर उन्हें बेचते थे। और द उसके अलावा आप देख रहे हैं कि धार्मिक गुरु, व्यापारी और काफ़िले, ये सारी ची और ये जो धार्मिक गुरु क्या करते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव तक यात्रा करते थे और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और है कि कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को, और कुछ लोगों को एक होता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि नए-नए जगह ढूँढा जाए, उस तरह से भी कुछ लोगों ने यात्राएँ किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत पहुँचा, उत्सुकतावश ही पहुँचा था, उसको एक जगह देखना था, इस तरह से। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक-दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब यात्राओं के दौरान क्या हुआ कि लोग एक-दूसरे के संपर्क में आए, लोग उनकी विचारधाराओं को जाने, उनकी संस्कृतियों को जाने, एक जगह से दूसरे जगह आने की वजह से सबकी संस्कृतियाँ भी थोड़ी बहुत इधर के उधर हस्तांतरण हुई, ठीक है? अब देखते हैं कि आज के लोग यात्राएँ क्यों करते थे? पहले के लोगों में तो हमने देख लिया कि पहले के लोग की यात्राएँ इसलिए करते थे कि ताकि उनको एक जगह मिल सके, उनको काम की तलाश थी, उनको प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाना पड़ा। लेकिन आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि आज के लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, तो मानचित्र 1 को आपने अभी देखा कि मानचित्र 1 ऊपर दिया हुआ था। यहाँ पे आप मानचित्र 1 देख सकते हैं, जहाँ पे आप ऊपर देखते हैं, तो इधर के साइड में जब आप देखते हैं ऊपर, ये सारी इधर सब क्या है? पहाड़ी है, इधर ये सारा पहाड़ी है। ये तो नेपाल हो गया, नहीं, ये नेपाल हो गया और इधर सारा ये पहाड़ी है, हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है? और इधर भी ये सारा ऊपर पहाड़ी है। तो इसी मानचित्र 1 में इसी को देखने के लिए कह रहा है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से भारत को जहाँ पे पहाड़ियाँ घेरी हुई हैं, और नीचे हम देखते हैं कि साउथ में देख लो तो वहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ है, और उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट में भी ये समुद्र से घिरा हुआ है, और उसके अलावा नॉर्थ में जो कि है, नॉर्थ में पहाड़ियों से घिरा हुआ है अपना देश। नॉर्थ में पहाड़ियों से और पर्वत से, और दूसरा ईस्ट वेस्ट और जो साउथ है वहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ है। कहाँ पे? ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अ, ठीक है। ईस्ट में कौन से जगह है? ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ जाएगा। वेस्ट में आप देखते हैं कि अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशियन पड़ता है। तो इन सारी पानी वाले स्रोतों से घिरा हुआ है। तो ये सब प्राकृतिक सीमा का अपने देश का निर्माण करते हैं। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, फिर भी इन्होंने जिसने भी चाहा उसने इस सीमा को पार किया। गहरे समुद्रों को पार सके, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पे बस गए, और इसी आवागमन के चलते जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वह और ज़्यादा समृद्ध होती गईं। जो भी सब परंपराएं थी उसमें और भी ज़्यादा विचार आए, नए-नए चीज़ें आई, नए-नए परंपराएं आई, नई-नई चीज़ें बनाने की तकनीकें आई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक-दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। क्या कह रहा है कि बार-बार अलग-अलग जगह से लोग जब आते हैं, तो लोगों के बातचीत से, लोगों के ढंग से लोग एक-दूसरे से सीखते हैं। उसी तरह से पत्थर के तराशने को सीखा, संगीत रचने का अलग-अलग विधियों को जाना गया, और उससे एक यहाँ की जो उपमहाद्वीप की परंपराएँ हैं, वो और ज़्यादा समृद्ध होती चली गई। भोजन बनाने के नए-नए तरीकों को सीखे, उनके विचारों को अपनाते रहे। उसके अलावा हम देखते हैं कि अपने देश का नाम क्या-क्या प्रयोग होता रहा है पहले भी, उसको हम देख लेते हैं। तो अपने देश के लिए हम प्रायः क्या यूज़ करते हैं, हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब देखना है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और इसी इंडस को संस्कृत में क्या कहा गया? सिंधु कहा गया। अपने एटलस में क्या कह रहा है? अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ कि ईरान और यूनान कहाँ है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, उत्तर पश्चिम और पश्चिम अगर कह रहा है तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी थी, उधर साइड से ईरानी और यूनानी सिंध
उधर से ही ईरानी और यूनानी आए उत्तर पश्चिम की ओर से, और उन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा। 2500 वर्ष पूर्व मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम की ओर से कौन आए, ईरानी और यूनानी। इन्हीं ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा और इंदोस कहा। और इसी के और इस हिंदोस और इंदोस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश थी, उसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। और जबकि भारत नाम का प्रयोग, जो भारत नाम का प्रयोग था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और इसी समूह का, इस जो भारत है और भारत का जो समूह था, उसी समूह का उल्लेख संस्कृत की जो आरंभिक यानी कि पहले की कृति है, जो कि ऋग्वेद है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और बाद में इसी भारत नाम से भारत नाम का देश के लिए प्रयोग होने लगा। ठीक है। और इंडिया इसे किसने कहा है, इंडिया इसको ईरानी और यूनानियों ने कहा। ठीक है। ताड़पत्रों से पांडुलिपि का बना एक पृष्ठ। पांडुलिपि क्या है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए, पेड़ की छाल से बना हुआ एक पांडुलिपि है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो आप पांडुलिपि मतलब कि पेड़ से के पत्तों से, ताड़ से, यानी कि उसके छाल से जो बनाई गई कागज के तरह का एक वस्तु है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पांडुलिपि कह रहे हैं। ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाने, इतिहास के बारे में हम लोग कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, कि अतीत में क्या पुस्तकें लिखी गई, कौन सी, और उसमें क्या लिखी गई। तो इससे हम जान सकते हैं कि कब और क्या हुआ था। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। क्यों पांडुलिपि कही जाती है, क्योंकि इन्हें हाथ से लिखा गया है। ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट जो अंग्रेजी का शब्द है, उस कहाँ से निकला है, लैटिन शब्द मेनू। मेनू यानी कि जिसका अर्थ है हाथ, और इसी से निकला हुआ शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हाथ से बनने वाली लिपि को ही पांडुलिपि कहा गया। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र, ठीक है, ताड़ यानी कि ये जो ताड़ के पेड़ होते हैं, उसी के छाल से बनाए गए या उसके पत्ते पे बनाए गए चीजों को ही कहा गया। अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, और एक पेड़ है भुर्ज नामक पेड़, उसके छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है। तो इसके बारे में अब आप जान गए, ताड़पत्रों के भी बारे में। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां आपको मालूम है कि ये जब हाथों से लिखी जाती थी, और उसके अलावा ये पेड़ के पत्ते, छाल वगैरह होते थे, जिसके वजह से इसे कीड़ों ने खा लिया और ये बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। बिहार में यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी हैं, उनके लिए बनाया गया जगह और मंदिर में आप जानते ही हैं कि हम अपने पूजा पाठ के लिए वहाँ पे जाते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। आप इन जो भी पुस्तकें हैं, पांडुलिपियाँ हैं, इसमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों के बारे में पता चलता है, राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता है, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। अधिकतर किस में है, संस्कृत में है, और उसके अलावा बहुत सारे प्राकृत में भी हैं और तमिल भाषा में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो हमेशा प्राकृत भाषा का किसने यूज किया है, आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख यानी कि जिसको खुदवा के लिखवाया गया हो। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी कि जिसको उकेर के लिखा गया हो किसी कठोर सतह पर, उसे ही हम अभिलेख कह रहे हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उन आदेशों का पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अधिकतर
जो भी अभिलेख मिले हैं उसमें उनके विजय के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस देश को कब विजय किया, कब उसको जीता, इस चीज़ों के बारे में, अपने विजय पताका फहराने के बारे में, इस सारे राजाओं जब राजाओं ने इसको खुदवाया, अभिलेख लिखवाए अपने-अपने इस तरह से। लगभग 2250 वर्ष पूर्व यानी कि 2250 वर्ष पूर्व पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। अफ़गानिस्तान के कहाँ से? कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंधार से। अफ़गानिस्तान का जो जगह है कंधार, वहाँ से प्राप्त हुआ था, लेकिन इसको लिखवाया कौन? अशोक, और उसी के आदेश पर इसे लिखा गया था। और कब? लगभग 2250 वर्ष पहले। इस शासक के विषय में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। हम लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिंदी लिखते हैं तो हिंदी के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियाँ किससे बनी होती हैं? अक्षर और संकेतों से। अक्षर आप देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ये सारी अक्षर होते हैं। उसके अलावा उसमें संकेत होती हैं, मात्राएँ होती हैं, इनसे लिपियाँ बनती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं और आप हिंदी में सुन भी रहे हैं। तो ये क्या है? हम बोलने के लिए हमेशा एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसमें कौन-कौन सी लिपियाँ यूज़ की गई हैं? यूनानी तथा अरामेइक। अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियाँ और तथा भाषाओं में है, यानी कि 2-2 भाषाओं और लिपियों का प्रयोग इस अभिलेख में किया गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती थीं? तो पहला तो एक लाभ हो सकता है कि ऐसी वस्तुएँ जल्दी खराब नहीं होती और सब लोग आराम से देख सकते हैं और ये बहुत लंबे समय तक टिक सकता है। कठिनाइयाँ बहुत आती होंगी, जिसको इसमें समय ज़्यादा लगता होगा, इसको तोड़ने में मेहनत ज़्यादा लगता होगा, इसको लिखने में मेहनत ज़्यादा लगता होगा, ये सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। बहुत सारी वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो लोग पुराने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरानी अतीत की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और पुरातत्व यानी कि पुरातत्व का मतलब है पुराना, और जो पुराना चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, जानकारी रखता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसी को हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ये सारी चीज़ों का अध्ययन तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, और इन सब की प्राप्ति के लिए ये लोग खुदाई भी करते हैं और उसके बाद से उसका स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कितनी पुरानी है। इनमें से कुछ वस्तुएँ पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। अलग-अलग चीज़ों की, अलग-अलग मटेरियल की बनी हुई चीज़ें होती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जो पत्थर से बना हो, जो मेटल से बना हो, जो पक्की मिट्टी से बना हो, ये सारी चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों को हम प्रिज़र्व कर सकते हैं, रख सकते हैं और इनके बारे में नॉलेज जुटा सकते हैं। इसके अलावा पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूँढते हैं। क्या ढूँढते हैं? जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूँढते हैं कि ये कितनी पुरानी रही हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, और इन सब चीज़ों से उनको क्या पता चलता है कि लोग पहले क्या खाते थे, और क्या वे लोग वनस्पतियों पर डिपेंडेंट थे, क्या वो लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिल पाती है। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो मान लीजिए किसी पेड़ के पत्ते हैं, उसके छाल हैं, ये सारे अवशेष बहुत मुश्किल से बचते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है किसी पत्थर में दब गया, किसी पहाड़ के कोने में दब गया, तो इस तरह से वो भी बच जाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो ये जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जब वो कार्बोनेटेड फॉर्म में आ जाता है, जब जल जाता है अन्न के दाने अथवा लकड़ी, तो वो हमेशा कई सालों तक वैसे ही बने रहते हैं। कई क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या कह रहा है कि पुरातत्वविदों को बहुधा, यानी कि ऐसा होता होगा कि उनको हमेशा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो इस बारे में अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं।
क्या पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व। किससे? पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व। और इनसे जो जानकारियां मिलती हैं और इन चीजों को क्या कहा जाता है? स्रोत कहा जाता है। तो अगर स्रोत शब्द कहा जाए तो आपको क्या आना चाहिए? पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व की चीजें। इन्हीं से जो चीजें दिया गया है इतिहास में, उसी को स्रोत कहता है इतिहासकार। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और इन जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। आप जब स्रोत को जान जाए कि स्रोत कहाँ से हमको मिलेगा, उसके बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगी, उस अतीत की चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो उसको पढ़ना और भी ज़्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं कि अतीत में क्या हुआ होगा, अतीत में कैसे क्या चीज़ें बनी होंगी, क्या होता होगा, तालाब कैसे खोदा गया, कैसे पहाड़ पे लोग चढ़ गए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती चली जाती है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, और इन्हीं स्रोतों से ये लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीजें रही होंगी, और इसी को सुराग के रूप में यूज करके नई नई चीजों को जानते रहते हैं। तो एक तरह से ये जासूस का भी काम की तरह हो जाता है। अतीत एक या अनेक, कहने का मतलब है कि अतीत एक ही है या अनेक है। लेकिन क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? जब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो इस पुस्तक का शीर्षक ही है, टाइटल ही है हमारा अतीत। हमारा अतीत मतलब एक अतीत नहीं है। जहाँ लोग रहे हैं उसका अलग अतीत रहा होगा। आप एक जगह पे हैं तो यहाँ पे अलग अतीत, मान लीजिए कोई दिल्ली का है तो उसके लिए अलग अतीत है, वही कोई उत्तर प्रदेश का है तो उसके लिए अलग अतीत है। कोई साउथ इंडिया का है, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, वहाँ के अतीत अलग होगा। तो इस तरह से यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। क्या कह रहा है कि अतीत शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? बहुवचन के, यानी कि एक अतीत नहीं है, अतीत बहुत सारे हैं, अनेक हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए अलग-अलग अतीत के मायने थे। अतीत के अलग-अलग मायने थे। यानी कि अलग-अलग जो भी समूह है उसके लिए अपना अलग अतीत रहा है। जैसे कि राजा है तो राजा के लिए उसके विजय, उसके पराजय और उसकी रानियाँ, उसके जो भी अपना जीवन शैली है उस तरह का रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। शिल्पकार जहाँ बनाने में काम करेगा, वहीं व्यापारी क्या करेगा? उस चीज़ को बेचने का काम करेगा। वहीं पे पशुपालक तथा कृषक जो हैं, वो पशु पालेंगे, कृषि करेंगे। वहीं पे जो राजा-रानी हैं, वो क्या करते हैं? प्रशासन को देखते हैं। तो इस तरह से सबके लिए अपने अतीत के अलग-अलग मायने हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों, रीति-रिवाज़ों का पालन करते थे। जैसे आज आप जगह 80 मतलब कुछ दूरी पे जाते हैं तो उसके रीति-रिवाज अलग हैं, उसके व्यवहार अलग हैं, उसके कपड़े पहनावे के अलग हैं, तो वैसे ही पहले भी रहा है। तो इस तरह से उसके अतीत में और आपके अतीत में बहुत सारा अंतर आ सकता है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है कि जो अंडमान द्वीप है, वहाँ पे अधिकतर लोगों का जीविका किससे चल रहा है? मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और तथा फल-फूल का संग्रह करके। इसके विपरीत क्या कह रहा है कि जो लोग शहर में रहने वाले हैं, उनका किससे चल रहा है? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इनको खाद्य आपूर्ति के लिए कहाँ निर्भर है? अन्य व्यक्ति पर निर्भर है। तो इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि शहर शहर, कस्बा, गाँव, इस तरह के अलग-अलग जगह और इस अलग-अलग जगह के अनुसार अलग-अलग अतीत के मायने होते थे। इसी के अतिरिक्त अन्य अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाले लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो लोग अपने जो भी लड़ाइयाँ थी, जो भी ये लोग विजय करते थे, पराजय होता था, उसकी क्या करते थे ये लोग? लेखा-जोखा रखा करते थे, जिससे आज भी हमको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखा करता था। अब जो छोटा मछुआरा हो गया, संग्राहक हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक हो गया, ये अपने आम जीवन में ही अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर देता था। इसमें इसने कोई लेखा-जोखा नहीं रखा, तो इनके बारे में हमको उतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाती है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है।
पुरातत्व यानी कि पुरानी चीज़ों के बारे में जो लोग जानते हैं, उससे हमको सहायता मिलती है इन लोगों के बारे में जानने का। हालाँकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, धीरे-धीरे इनके बारे में चीज़ों को पता लगाया जा रहा है। कह रहा है तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। क्या कह रहा है कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अगर यही कहा जाए ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले, तो वही आप देखते हैं कि इंग्लिश में लिखता है बीसी और एडी, तो ये 2080 क्या है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो आप तिथियों के बारे में भी समझ गए कि कैसे लिया गया, कहाँ से लिया गया। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कि इतिहास और तिथियां। इतिहास में अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। बिफोर क्राइस्ट मतलब कि ईसा से पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले के लिए भी किया जाता है। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किन अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। ठीक है, अन्यत्र जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। अभिलेख कहाँ उत्कीर्ण करवाए जाते हैं? कठोर सतहों पर। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, और कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसको कीड़े नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक बहुत सारी चीजों से नष्ट होने से बच सकता है। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। सब अभिलेखों में अलग अलग लिपियां हैं, भाषाएं हैं। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में भी बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे लिपियां बदली हैं, भाषाएं बदली हैं। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। यानी कि उत्तरी अफ्रीका का एक देश जिसका हम नाम मिस्र से जानते हैं, उससे मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस सिंबल के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज किया गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। कहाँ पर? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। जब उनको पता चल गया कि किस चीज के लिए कौन सा शब्द, यानी कि किस अल्फाबेट के लिए कौन सा चित्र बनाया गया है, तो उनको ये पढ़ना भी आसान हो गया कि क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसे लगा अध्याय? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। आगे की जो भी पार्ट है उसको हम ऐसे ही बताते रहेंगे और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए।